ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भाई स्टडी मेथड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के अध्ययन की पद्धतियाँ। अभी तक हम हमारे 3 या 4 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था, और उसके बाद के जो लेक्चर है उसके बाद के जो टॉपिक है वो इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो लोक प्रशासन के अध्ययन की पद्धतियां, स्टडी मेथड्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए लिखें। सामान्यतः लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियां सामाजिक संगठन के सिद्धांत, इतिहास, और आम जनता से जुड़े पहलुओं से प्रतिपादित होती हैं। जनरली स्टडी मेथड्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन propagated by social, historical, and public interest issues। मतलब क्या है, ये जो सामाजिक अध्ययन की जो पद्धतियां हैं ये काय से प्रतिपादित होंगी, किससे बोला मैंने, है ना, सामाजिक, ऐतिहासिक और जनता से जुड़े पहलू। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है, मतलब कुल मिला के आप ऐसे समझिए कि सामाजिक या जो लोक प्रशासन है वो किसका प्रशासन है, सामाजिक, ऐतिहासिक और जनता से जुड़े हुए पहलुओं का प्रशासन है। तो इसके जो भी सिद्धांत होंगे वो काय पर बेस्ड होंगे, सोशल, हिस्टोरिकल एंड पब्लिक इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो जितने भी इसके प्रिंसिपल्स होंगे उनकी बेसिक थ्योरी जो होगी वो काय पर बेस्ड होगी, इन 3 चीजों पर बेस्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें किसी विषय वस्तु की व्याख्या खास नियम के आधार पर की जाती है। इट डिस्क्राइब्ड एनी सब्जेक्ट मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, एनी स्पेसिफिक रूल, ऐसा नियम। मुख्य तौर पर लोक प्रशासन की निम्नलिखित पद्धतियां होती हैं, है ना। Mainly following are the method of public administration, Number 1, नंबर 1 संगठनात्मक पद्धति। ना, संगठनात्मक पद्धति, ऑर्गेनाइजेशन मेथड। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मेथड लिखेंगे। इस पद्धति को this method is considered as, इस पद्धति को, this method is considered as औपचारिक, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मल, कॉमा, वैधानिक, लीगल, वैधानिक, विशुद्ध, प्योर, विशुद्ध, विचारात्मक, है ना। विचारात्मक को क्या बोलते हैं,
थॉटफुल, है ना, विचारात्मक माना जाता है। इसके समर्थक विलोबी, कौन है इसके समर्थक? विलोबी, कॉमा इसके समर्थक विलोबी, व्हाइट एंड एंडरसन है ना। विलोबी कॉमा व्हाइट एंड एंडरसन आर द मेन सपोर्टर ऑफ दिस मेथड। इसमें यह माना जाता है कि इट इज बिलीव इन दिस दैट, इसमें यह माना जाता है कि इट इज बिलीव्ड इन दैट कि संगठन की समस्त समस्याएं, माफ कीजिएगा, प्रशासन की समस्त समस्याएं, इट इज बिलीव इन दैट मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन is belong to the structure of organization। प्रशासन की प्रमुख समस्याएं संगठन के ढांचे से उत्पन्न होती हैं। संगठन के ढांचे से उत्पन्न होती हैं। देखो ये जो मेथड है, ये मेथड ये कहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो काय की वजह से पैदा हो रही है? स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। काय से पैदा हो रही है? स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर ये मान रहा है कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है ना, जितनी भी पब्लिक एड की प्रॉब्लम है वो सब काय पे बेस्ड है? स्ट्रक्चर पे। तो इस मेथड में किसकी स्टडी की जाएगी? स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर के गुण और दोषों को निकाला जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए तो लिख लेंगे। इन पद्धतियों में कानूनी पद्धति, लीगल मेथड, कॉमा ऐतिहासिक पद्धति, हिस्टोरिकल मेथड, सब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड, विषय वस्तु संबंधित पद्धति, विषय वस्तु संबंधित पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड, पॉलिटिकल मेथड, राजनीतिक पद्धति आदि को अपनाया जाता है। आदि को अपनाया जाता है मतलब क्या? मैंने जितनी चीजें बताई, कौन कौन सी चीजें बताई मैंने? नंबर 1 क्या बताया? वैधानिक। अब कोई भी काम करने से पहले वैधानिक स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है कि भाई आप कोई काम कर रहे हो, आप एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हो, तो आपके लीगल राइट क्या क्या है ना? आप जो काम कर रहे हो उस पर लीगल राइट है भी आपके पास कि नहीं है? आप चपरासी हो तो आप कलेक्टर जैसे आदेश थोड़ी निकाल सकते हो, आपके पास राइट ही नहीं है। ठीक है, आप जिस स्तर पे आप काम कर रहे हो उस स्तर पे आपके क्या क्या अधिकार है। दूसरा क्या है? ऐतिहासिक। ठीक है, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर है या कोई भी संस्था है उसकी ऐतिहासिकता क्या है, काय के लिए बनाई गई है। ठीक है, उस वो चीज से रिलेटेड है। दूसरा क्या बताया? विषय वस्तु, फिर कानूनी। तो इन सब का स्ट्रक्चर उसमें चेक किया जाता है ना? साइंटिफिक। चलिए नेक्स्ट लिख लेंगे, व्यवहारवादी पद्धति, बिहेवियरल मेथड अगली है। ये एक पहली कौन सी थी? संगठनात्मक पद्धति। दूसरी कौन सी है? चलिए इसमें लिखेंगे व्यवहारवादी पद्धति में। यह द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रयुक्त हुई
method is mainly came to in use after Second World War. ये वाली पद्धति कब से आई शुरुआत में? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले कौन सी थी? स्ट्रक्चरल या ऑर्गेनाइज, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर के अध्ययन किया जाता है तो उसके हिसाब से ये, ठीक है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये प्रयुक्त हुई। इस पद्धति की शुरुआत या इस पद्धति का प्रतिपादन वीनर कॉमा साइमन सॉयर्स ना, ये ऐसे सॉयर्स, ठीक है, सॉयर्स कॉमा हैडी है ना, हैडी, डैडी मत लिख लेना, हैडी कॉमा स्ट्रोक्स और रिग्स ने इसका क्या किया है? प्रतिपादन किया है, ठीक है। किसने प्रतिपादन किया है? अब दो बातें हो गई इसमें, दो बातें। पहली बात क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुई। दूसरी बात क्या है? वीनर, साइमन, फलान ढिमकाना, जो भी दो तीन नाम है आपको याद रखने हैं, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया? इसका प्रतिपादन किया है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी बात क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थी ये, है ना। अब उसके बाद इसका नाम क्या है? व्यवहारात्मक। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने क्या किया? चीजों को प्रैक्टिकल फॉर्म में देखना शुरू किया, यानी हम जो लकीर के फकीर वाली स्थिति थी प्रशासन की, उससे निकल करके एक अलग वे में हम जो है लेकर के जा रहे हैं इसको, ठीक है। तो चलिए तीसरी बात समझते हैं हम लोग, लिखेंगे यह परंपरावादी और औपचारिक पद्धति से अलग है। It is different from traditional and formal method. ठीक है, यह परंपरावादी सिद्धांतों की पूरक है। क्या बोलते हैं इसको? नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट में क्या स्थान ले लेता है, ठीक है। वो पूरक होते हैं ना, दो चीजों को पूरा कर देते हैं। लिख लो, यह परंपरावादी सिद्धांत का स्थान नहीं लेती, बल्कि उनकी पूरक है। ठीक है, इट डज नॉट टेक प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, है ना, बट इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ट्रेडिशनल मेथड, है ना। लिखेंगे इसमें निम्नलिखित 4 विशेषताएं होती हैं। इसमें निम्नलिखित 4 विशेषताएं होती हैं। किसमें? है ना, व्यवहारवादी सिद्धांत की विशेषताएं। देयर आर 4 important feature of behavioral method, which is as following. Number one, यह व्यक्ति तथा प्रशासन की संरचनाओं के संबंध एवं व्यवहार पर बल देती है। It emphasizes on the relation and behavior between person and administrative structure. It emphasizes on the relation and behavior
इन बिटवीन पर्सन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यह प्रशासनिक संरचना और व्यक्ति के बीच संबंधों पर बल देती है। क्या मतलब हुआ इसका? एक इंडिविजुअल और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच का जो रिलेशन है, नॉट मतलब ऐसा नहीं है, अलग सिटीजन के लेवल पर नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पर ऐसा भी है कि आप जैसे अपने आप को एक किसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का पार्ट मानते हो, तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में भी आपका रोल बड़ा सीमित हो जाता है ना। आप वहां पर क्या बिल्कुल लकीर के फकीर की तरह काम करते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपका जो काम है, जो कोड ऑफ कंडक्ट में आपको बताया गया, आप केवल वो ही कर रहे हो। एक वेब सीरीज देख रहा था मैं अभी पिछले दिनों, वेब सीरीज का नाम था भोकाल। भोकाल सुना है नाम? वो एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। अब जैसे पुलिस वालों का काम है केवल क्राइम को कम करना, है ना। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं 25-25, 30-30 साल से उनके ऊपर जो है उनकी फाइल खुली हुई है। क्या किया था 25-30 साल पहले जो है उनकी लड़ाई हो गई थी, किस बात को लेकर के कि बगल वाले के बाग से आम तोड़ लिए थे। अब उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड है पुलिस के पास में, वो आम तोड़ने का रिकॉर्ड है। 25 साल से बराबर उनको आप जो है वो हाजिरी पर बुला रहे हो, कहीं कुछ बुला रहे हो, कहीं कुछ बुला रहे हो। तो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये करेगा कि भाई जो लिखा हुआ है वो करेगा, पर बिहेवियर अगर आप उस पर अपनाएं और एक एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आप काम करें, तो आप कह रहे आप देख रहे 25 साल से तो आदमी ने कोई क्राइम नहीं किया, और 25 साल पहले भी केवल एक क्राइम हुआ था। क्राइम भी क्या हुआ था? झगड़ा हो गया था जवानी के जोश में व्यक्ति से। बंद कर दो उसकी फाइल, उसको भी परेशान बंद करो और अपने ऊपर से भी टेंशन खत्म करो, है ना। जैसा वो किया गया था एक, नॉर्मली अब करते हैं। जो अब नया प्रशासन है वो ऐसा करता है। पहले अंग्रेजों ने लोगों को परेशान करने के लिए ये नियम बनाए थे और अभी तक वो नियम फॉलो हो रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, है ना, चल रहे हैं ना। तो क्या होगा भाई, व्यवहारात्मक सिद्धांत या व्यवहारात्मक पद्धति ये कहती है कि आपको इस तरीके से व्यवहार नहीं करना है। आपको कैसे व्यवहार करना है? आपको आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना है आपको, ठीक है। तो ये बिहेवियर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है दूसरा है, इसमें प्रशासनिक संगठन का अध्ययन सामाजिक प्रणाली के हिसाब से किया जाता है। इसमें प्रशासनिक संगठन का अध्ययन देखो भाई, पहले होता था लाल फीता शाही और सब चीजें, है ना, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑन बेसिस ऑफ सोशल सिस्टम्स, ठीक है, या सोशल ट्रेडिशंस। तो पहले ऐसा होता था कि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो बिल्कुल लाल फीता शाही के हिसाब से चल रहा है, काम करना है तो कर रहा है, नहीं करना है नहीं कर रहे, है ना। हम भाई पांव पे पांव डाल करके बैठे हुए हैं, हम सरकारी दामाद हैं, इस तरीके की बातें। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सिस्टम आया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए जिससे जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं या जो सामाजिक सिस्टम है वो सुचारू रूप से चले, ठीक है। पहले एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से समाज को चलाता था और अब एडमिनिस्ट्रेशन समाज के हिसाब से चलता है। नहीं आ रही बात समझ में, है ना। हम लोग इथिक्स में भी पढ़ते हैं ना, इथिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं कि भाई आपके अंदर संप्रभुता रहेगी, आपके अंदर जो है वो सहिष्णुता रहेगी, आपके अंदर करुणा रहेगी, आपके अंदर दया रहेगी, तो अलग अलग सभ्यता और संस्कृति में आप काम कर पाएंगे। अगर आपके अंदर संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से चलने की योग्यता क्षमता नहीं होगी तो आप ये यकीन मानिए कि आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को सर्वाइव नहीं करवा पाएंगे, है ना। एक बटन होना चाहिए यहाँ पे, बटन। जैसी सभ्यता संस्कृति में गए आपने बटन दबाया और आप उसके अनुरूप ढल गए। ये योग्यता एडमिनिस्ट्रेटर के भीतर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया दूसरी। तीसरा लिखेंगे, संप्रभुता के स्थान पर औचित्य को ध्यान में रखना।
है ना, संप्रभुता के स्थान पर औचित्य को ध्यान में रखना। आपको रिलेवेंसी पता होना चाहिए, आप बहुत ज्यादा फ्रीडम पर ना जाएं, आप काहे पे जाएं, रिलेवेंस, कोई चीज कितना रिलेवेंट है, औचित्य कितना है। औचित्य पता है क्या है, नहीं पता, कोई बात नहीं, समझो जरा। संप्रभुता पता है क्या है, संप्रभुता यानी वर्क करने का इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रीडम, है ना। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर जो हो वो इस बात पे ज्यादा फोकस ना करे कि हमारा फ्रीडम क्या है, वो इस बात पर ज्यादा फोकस करे कि जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं काम करूं। ठीक है, सिचुएशन जैसे पर ये बात आ जाती है, यार गड़बड़ हो गया। जैसे कहीं कहीं पर ये बात आ जाती है कि काहे की बात कर रहे थे हम लोग, औचित्य की, है ना। जैसे कहीं कहीं पर ये बात आ जाती है, हमको ये सिस्टम दिया गया है, हमको ये बोला गया है कि आपके पास ये अधिकार हैं और आपको इन अधिकारों का प्रयोग करके ऐसा काम करना है, ऐसा काम करना है, एक्स वाई जेड ये काम करना है। अब वहां पर बल प्रयोग करना है आपको, लेकिन कई बार बल ना प्रयोग करके, ऐसे आपको शक्ति दी गई है पर शक्ति का प्रयोग ना करते हुए आप हाथ जोड़ करके काम करो, लोगों को हाथ जोड़ करके मनाओ, 2 थप्पड़ खाने पड़ जाए तो खा लो, लेकिन कोशिश ये करो कि दंगा ना हो। ये क्या है, औचित्य। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा, उज्जैन में सिंहस्थ के दौरान एक कलेक्टर साहब जो थे, उनको एक साधु महात्मा ने थप्पड़ मार दिया, उन्होंने थप्पड़ खा लिया चुपचाप, और उसके बाद भी उनके आगे पीछे रह करके उनका काम किया। क्यों? क्योंकि सिंहस्थ के दौरान अगर वो थप्पड़ का जवाब देने लग जाते तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता, है ना। मंदसौर कलेक्टर, आपने देखा होगा कि अब प्रशासनिक अधिकारी जो है वो उस प्रशासनिक अधिकारी की तरह काम नहीं करते। वो कैसे काम करते हैं, मैनेजर की तरह। काय की तरह काम करते हैं, काय की तरह, मैनेजर की तरह। और मैनेजर क्या करता है, ऊपर वालों की भी सुनता है और नीचे वालों की भी सुनता है। एक मैनेजर जो होता है ना, वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, वो चीजों को एब्जॉर्ब करता है। जितना भी स्ट्रेस होगा, जितने भी तकलीफें होंगी, उन सबको एब्जॉर्ब करेगा और एक व्यवस्थित रूप से। मैनेजर एक और काम करता है, जो उपलब्ध संसाधन है इनसे क्या निकालेगा, इनसे क्या निकालेगा, मैक्सिमम रिजल्ट या मैक्सिमम आउटपुट। तो मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, पर रिसोर्सेज आपको क्या करने हैं, कम यूज करने। ये भी काम किसका होता है, एक मैनेजर का होता है। चलिए भाई नेक्स्ट, 3 बातें बता दी थी मैंने, है ना। अगला है, संसाधनों में औपचारिकता के स्थान पर अनौपचारिकता का प्रयोग करता है ना। लिखेंगे, 3 बता दिए थे, चौथा है ना। औपचारिकता से अधिक अनौपचारिक संचार। क्या मतलब हुआ, कम्युनिकेशन में का मामला मैं कह रहा हूं। अभी देखो, अगर हमको हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ऊंचे स्थान पे हैं, हमको एक आदेश को नीचे तक पहुंचाना है। अब हम लोग अगर औपचारिक मतलब क्या है, फॉर्मल मेथड,
ठीक है, फॉर्मल मेथड का मैं प्रयोग करूं तो मैं क्या करूंगा, पहले लेटर टाइप करवाऊंगा, फिर वो लेटर पे सिग्नेचर करूंगा, फिर उसको बाई पोस्ट तुम तक पहुंचाऊं, फिर तुम्हारे तक पहुंचे, फिर तुमने उस लेटर को पढ़ा, फिर जाकर के काम शुरू किया, तो गड़बड़ हो जाएगा। और अनौपचारिक मेथड क्या है, मैंने क्या किया, अपने संगठन का व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, ये अनौपचारिक मेथड है। भेज दिया धनाधन, रोज के रोज टास्क भेज दिए, तुरंत पहुंच गए। या मैंने फोन करके बोल दिया, तुरंत पहुंच गया। एक होता है रिटन कम्युनिकेशन, है ना, जो कि रिकॉर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या के लिए इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड्स के लिए, ठीक है। तो आप रिटन कम्युनिकेशन भी करो, क्योंकि आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने। बट क्योंकि रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ही केवल उद्देश्य नहीं है ना, हमारा उद्देश्य क्या है कि काम पूरा हो जाए। अब मान लो कोई काम आज ही होना है और मैं उसको लेटर टाइप करवा के ऑर्डर तुमको दूं, तो तुम्हारे पास ऑर्डर पहुंचेगा कल या परसों तक, तो तुम आज कैसे कर पाओगे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। तो आप बहुत ज्यादा फॉर्मल पर बेस्ड न रहें, इनफॉर्मल मेथड्स का भी यूज करें फॉर कम्युनिकेशन, ताकि चीजें बहुत जल्दी से हो सके और व्यवस्थित तरीके से हो सके। अब यूज होने लगे हैं, पहले नहीं होते थे पर अब यूज होने लगे। सबको रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं ना बेटा। बाद में रख सकते हैं पर वो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। होता क्या है, डिपार्टमेंट में ही एक दूसरे के दुश्मन बैठे हुए होते हैं जो लोगों से जल रहे होते हैं, है ना। अब मैं एक एक्स संस्थान में कार्य करता हूँ, तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल मैडम है बहुत अच्छा काम करने का प्रयास कर रही हैं, तो उनके ही डिपार्टमेंट के लोग जो है ना वो उनको परेशान करने लग जाते हैं, एक्सप्लेनेशन मांगेंगे जबरदस्ती काम करने के दौरान। तो जो ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगनी चाहिए वो ऊर्जा नकारात्मक कार्यों में लगती है। एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे। अब आपने कोई बहुत अच्छा काम कर लिया, उसकी आप जो है उसको प्रचारित करते हैं, आप उसको बताते हैं कि भाई मैंने ये काम कर दिया, तो आपके डिपार्टमेंट के जो उच्च अधिकारी हैं वो आपसे स्पष्टीकरण मांगेंगे कि कैसे हुआ, रिकॉर्ड दिखाओ, कब हुआ। नहीं हो पाता है ना, नहीं हो पाता, कहाँ हो पाता है। कुछ नहीं कर सकते आप, जो सिस्टम चला आ रहा है वो सिस्टम चला आ रहा है, उससे लगती हैं बदलने में, ऐसे नहीं बदलती हैं चीजें। कोई भी चीज बदलनी हो तो उसमें पीढ़ियां लग जाती हैं, है? हर जगह रिकॉर्ड तो चाहिए ही चाहिए, बिना रिकॉर्ड के तो कुछ होगा ही नहीं। अब आप एक छोटा सा उदाहरण समझिए कि आप सरकारी डिपार्टमेंट में हैं और आप मान लीजिए किसी स्कूल की प्रिंसिपल हैं, आपको बच्चों को नोट्स देने हैं। क्या देने हैं? नोट्स। तो आप ऐसा नहीं है कि आप गए, आपने टाइप करवाया किसी से और आप दे दोगे, नहीं कर पाओगे। आप पहले टेंडर निकालोगे नोट्स बनाने वालों का, फिर टेंडर निकालोगे, उसमें आपके पास सारे रिकॉर्ड होने चाहिए। नोट्स प्रिंट करने वालों का 4-5 प्रिंट वाले जो है ना वो अपना टेंडर जमा करेंगे, फिर उसमें सबसे कम अमाउंट जिसका होगा उसको आप टेंडर अलॉट करोगे, फिर वो छापेगा, फिर छाप करके आपके पास लेकर के आएगा। ये नहीं कि आप गए और आपने प्रिंट आउट निकलवाया और दे दिए, कर ही नहीं सकते। बात इतनी सी है, काम है आधे घंटे का, पर वो काम 15 दिन में होगा। उसके भी रिकॉर्ड होने चाहिए, फिर उससे क्रॉस चेक भी करेंगे कि आपने 25,000 का काम उससे करवाया कि नहीं करवाया, कि 25,000 दे दिए, उसके अकाउंट में जाएगा पैसा। अब अच्छा ये इसलिए भी हैं क्योंकि चलो ठीक है आप सही से काम करना चाहते हो, पर 5 लोग हैं जो नहीं करना चाहते सही से काम। ऐसे ही सुधार सकते हैं, इससे उनके ऊपर दबाव रहता है, ठीक है ना। पानी लिया यार, जा, है ना। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। तो चौथी बात क्या थी, है ना। तो ये 4 बातें जो है ना वो काय में होती हैं, बिहेवियर वाले जो मेथड है उसमें होती है, ठीक है। अच्छा लिखेंगे, व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार लोक प्रशासन में निम्नलिखित पद्धतियों को भी अपनाया जाता है। According to behavioral aspect, these methods also adopt in behavioral method.
ठीक है। नंबर 1 मनोवैज्ञानिक पद्धति, साइकोलॉजिकल मेथड। मनोवैज्ञानिक पद्धति, साइकोलॉजिकल मेथड, ठीक है। समझो जरा क्या है ये, लिखेंगे मिस फैले ने यह सिद्धांत दिया है। लिखेंगे प्रशासन के क्षेत्र में व्यक्तियों के पूर्वाग्रह, उनकी इच्छाएं, नैतिक मूल्य, प्रशासनिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। काय को प्रभावित करते हैं? ठीक है, इन्फ्लुएंस, इफेक्ट। ठीक है, अब जरा समझो, जो साइकोलॉजिकल मेथड है, मनोवैज्ञानिक मेथड है, वो ये कहता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन जो होता है उसका बिहेवियर, उसका कौन सा बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड होता है। कैसे इन्फ्लुएंस्ड होता है? उसके पूर्वाग्रह, उसकी प्रिजुडाइज से, कॉमा उसकी इच्छाएं क्या क्या हैं, उसके डिजायर्स क्या क्या हैं, उसकी इच्छाएं क्या हैं, उनसे प्रभावित होता है। मैं रिश्वत लूंगा कि नहीं लूंगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरे को कार चाहिए जीवन में कि नहीं चाहिए, एक्स, या मुझे बड़ा बंगला 5 करोड़ का चाहिए कि नहीं चाहिए, ये मेरी पर्सनल डिजायर है ना। तो मेरी पर्सनल डिजायर मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर्स को क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है ना। अच्छा, मेरे अंदर नैतिक मूल्य कितने हैं, इससे भी मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर क्या होगा। अच्छा मुझे बताओ, क्या यही मेथड नहीं रिस्पॉन्सिबल है, ये मेथड की स्टडी के बाद ही क्या एथिक्स नहीं जोड़ोगे आपके सिलेबस में, कि कम से कम ये तो बढ़े है। अच्छा, आपकी इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए ही तो आपको थिंकर और फिलोसफी पढ़ाई जाती है। आपको बार बार बताया जाता है कि संसार यूं ही है, कल्पना है, मर जाओगे, खाली हाथ चले जाओगे। क्यों? ताकि इच्छाओं पर थोड़ा तो कंट्रोल हो, सो दैट योर एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इंप्रूव। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? आप लिंक करो चीजों को, आप चीजों को लिंक करेंगे तो आपको चीजें व्यवस्थित रूप से समझ में आएंगी कि हाँ भाई इसीलिए तो मेरे को ये चीज पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो ये मेथड समझ में आया। दूसरा मेथड डालेंगे, केस स्टडी मेथड। क्राइम पेट्रोल देखा आप लोगों ने कभी है? क्राइम पेट्रोल। अच्छा, केस स्टडी मेथड समझाता हूं आपको। समझो जरा, केस स्टडी। आप लोगों ने अगर क्राइम पेट्रोल देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि आजकल जो सीरीज आती है उसमें अभिमन्यु जिंदल आता है? या फिर आदिल खान। तो आपने देखा होगा ये लोग जो है ना, वो नौसिखिया इंस्पेक्टर जो होते हैं ना, उनको कहानियां सुनाते हैं। ये केस मेरे जीवन का बड़ा कठिन केस था,
ऐसा आपने देखा होगा ना, है? तो वो क्या कर रहे हैं, अपने जीवन के जो केसेस हैं उनकी स्टडी करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? अपने जीवन के केसेस की स्टडी। आपको भी तो ये सिखाया जाता है, केस स्टडी आपको नहीं करवाई जाती? आप फलानी जगह के एसडीएम हैं, वहां पर बाढ़ आ गई है, आप क्या करोगे? भाग जाओगे? तो सर हम सबसे पहले भाग जाएंगे वहां से, तो बाढ़ आ गई है। ऐसा करवाया जाता है ना, ठीक है? तो ये केस स्टडी मेथड, ये वाला मेथड होता है, ठीक है? लिखेंगे इसे 1952 में सबसे पहले अमेरिका में प्रारंभ किया गया। हाँ है ना, 40 नंबर की भाई साहब। इसे कहां पे स्टार्ट किया गया? 1952 में सबसे पहले कहां किया गया? अमेरिका में। लेकिन भारत में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में काय में प्रयोग किया जाता है? लबसना, है ना? लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? ये अपनी एक हर 3 महीने में लबसना जो है हर 3 महीने में अपनी एक मैगजीन निकालती है। उस मैगजीन में जो बड़े सीनियर ऑफिसर होते हैं ना, आईएएस ऑफिसर, उनके जो केसेस होते हैं उनको प्रकाशित करती है, ताकि जो ट्रेनिंग ऑफिसर हैं वो उन केसेस की स्टडी कर सके, ठीक है? और सबसे पहले इसको कब स्टार्ट किया गया था? ठीक है, अमेरिका में हेराल्ड स्टाइल नाम के पर्सन जो है ना, उन्होंने इसको शुरुआत की थी। हेराल्ड स्टाइड नाम के पर्सन ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है? चल, इसके अलावा भी बहुत सारी पद्धतियां होती हैं, जैसे एक इकोलॉजिकल पद्धति है, मेथड है, इकोलॉजिकल मेथड, ठीक है? लिख लो, पारिस्थितिकी पद्धति, लिखेंगे फ्रेंड डब्ल्यू रिग्स ने इसका प्रतिपादन किया था। पारिस्थितिकी, हाँ, इकोलॉजिकल, या इसको सिचुएशनल भी बोल सकते हैं, है ना? नहीं, हाँ, इसको पारिस्थितिकी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर देश का स्ट्रक्चर अलग होता है, हर देश का इकोलॉजी अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, उसकी विकास की अवस्था अलग है, वहां के लोगों का सोचने का तरीका अलग है, वहां के जीव जनावर अलग है। फिनलैंड की सिचुएशन और इंडिया की सिचुएशन अलग अलग होगी। अब मैं फिनलैंड की तुलना अगर मोजाम्बिक से करूं तो बहुत अलग है, नहीं है? एक बिल्कुल सर्दी में, एक बिल्कुल भयंकर गर्मी में, तो सिचुएशन बिल्कुल अलग है। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने। फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने इसकी शुरुआत की थी। चलिए, नेक्स्ट है व्यवस्थात्मक पद्धति, सिस्टमैटिक मेथड। लिखेंगे, यह परंपरावादी पद्धति और व्यवहारवादी पद्धति से अलग है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल एंड बिहेवियरल मेथड इसमें सभी अंगों का कार्य पृथक पृथक होता है और उनका मूल्यांकन समग्र रूप से किया जाता है। इन दिस मेथड
every part of organization play its different role, which is क्या बोलेंगे इसको, evaluate in aggregated manner, जिसे समग्र रूप से मूल्यांकन किया जाता है। है ना, ठीक है, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास लिखिए। सामान्यतः यह माना जाता है कि लोक प्रशासन एक प्राचीनतम कला और एक नवीनतम विज्ञान है। जनरली इट इज बिलीव्ड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक प्राचीनतम कला है और एक नवीनतम क्या है, विज्ञान। देखो भाई, हो सकता है प्राचीन समय से ये कला के रूप में चला आ रहा है, अब इसमें साइंटिफिक मेथड्स यूज होने लगे, इसलिए अब जो है ये क्या होने लगी है, इसको एक विज्ञान के रूप में देखा जाने लगा। सिंधु घाटी सभ्यता में भी तो एडमिनिस्ट्रेशन होता ही होगा, है, तो उस समय भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। आदि मानव, आदि सोसाइटीज उनने भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए होंगे ना, है, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन ही था। तो शुरुआत में कला था, क्यों था कला, क्योंकि सीखा जाता था, सिखाया जाता था, ठीक है। अब क्या है, विज्ञान, प्रूव होता है, साइंटिफिक, ऐसा करोगे तो ऐसा हो गई। गलती को सुधार रहे ना, हमने एक ऐसी चैनल बना दी है, उसमें कैसे, अब देखो प्रशासन में सारे लोग योग्य होते हैं क्या, नहीं होते हैं, सारे योग्य नहीं होते हैं, अयोग्य भी होंगे ना तो भी इस सिस्टम में आकर के वो जैसा सिस्टम काम करवाता है वैसा करते रहते हैं। तो क्या हो गया, ये एक साइंस के फॉर्म में चला रहे ना। नहीं पता आपको, कुछ भी ना पता हो, मैंने आपको कुछ नियम बता दिए साइंस लैब के कि भाई फलाने सॉल्यूशन को फलाने सॉल्यूशन में मिलाना है, इस मात्रा में मिलाना है, तौल के मिलाना, बिल्कुल ग्राम ग्राम में आप बिल्कुल, तो आप अगर उसको मिलाओगे तो जो डिजायर रिजल्ट है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको आता हो चाहे ना आता हो। साइंस में यही तो है ना, कैलकुलेशन काम करते हैं, तो यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन में आप कैलकुलेशन काम कर रहे हैं। सर इसकी इफेक्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ेगा? इफेक्टिविटी पे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आप एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत भारी भरकम प्रशासन का आप क्या है, एक छोटा सा हिस्सा है, वहां पे संभालने वाले बहुत होते हैं। मान लो आपने कोई गलत ऑर्डर भी दे दिया, उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं उनमें से अगर कोई सही होगा तो उसमें से किसी भी कड़ी में अगर कोई सही होगा तो संभल जाएगा, और एक साथ एक जगह पे सारे मूर्ख हों तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो कैसे होंगे। ठीक है, चलिए लिखेंगे, प्राचीन काल में लोक प्रशासन का विकास।
देखिए, सर्वप्रथम मिस्र में नील नदी के रखरखाव हेतु कर्मचारी तंत्र का प्रशासन के रूप में विकास हुआ। है ना। 300 ईसा पूर्व के आसपास, अगला पॉइंट है, 300 ईसा पूर्व के आसपास, है ना, चीन में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवाओं का विकास हुआ। है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप्ड इन चाइना ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है। तो 300 ईसा पूर्व में प्रशासन जो है वो प्रतियोगिता के माध्यम से किस देश में डेवलप हुआ? चाइना में। भारत में भी गंगा, सिंधु नदी घाटी में महाजनपद काल के दौरान इसके प्रमाण प्राप्त होते हैं। हालांकि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। इसमें देख लो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत आदि में लोक प्रशासन के संबंध में जानकारियां मिलती हैं। आदि में लोक प्रशासन के संबंध में जानकारियां क्या है? मिलती हैं। ठीक है। चलिए हेडिंग डालेंगे, आधुनिक काल में लोक प्रशासन का विकास। आधुनिक काल में लोक प्रशासन का विकास लिखेंगे इसमें। नंबर 1, 5 चरणों में विकास हुआ है। 5 चरणों में विकास हुआ है। पहला चरण, राजनीति प्रशासन विभाजन। (1887 से 1926). दूसरा चरण, प्रशासन के सिद्धांतों का विकास। 1926 से लेकर के 1937 तक का समय है। कब से कब तक का है ना। फिर तीसरा चरण है ना। तीसरे चरण में लिखेंगे प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौतियां। – 1938 से लेकर के 46 तक। चौथा है ना, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल।
1947 से लेकर के 71 तक। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज। ठीक है, तो 4 चरण मैंने बताया अभी तक: राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन, प्रशासन के सिद्धांतों का विकास, प्रशासन के सिद्धांतों की चुनौतियां, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल, और 5वां है नवीन लोक प्रशासन। ठीक है, ये चल रहा है 1971 से लेकर के अभी तक। इसकी चर्चा बहुत बार होती है, क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स, नवीन लोक प्रशासन ना, 1971 से लेकर के अभी तक। ठीक है, ये पूरा सिस्टम है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, कोई समस्या? चलिए, पहला चरण राजनीति प्रशासन विभाजन। ठीक, लिखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1887 में वुडरो विल्सन का एक पत्र प्रकाशित होता है। है ना, 1887, वुडरो विल्सन, किसका? वुडरो विल्सन। कौन है ये? हाँ, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये वुडरो विल्सन जो है वो एक लेटर प्रकाशित करवाते हैं। इस लेटर का नाम है पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नामक पत्रिका में, है ना, लेटर का कोई नाम नहीं है। लेटर कौन सी मैगजीन में प्रकाशित होता है? पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नामक मैगजीन में। ठीक है, और इसमें ये पहली बार प्रशासन के बारे में यानी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन वो है जो गवर्नमेंट की हेल्प करता है ना। अभी तक क्या माना जाता रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ही है, यानी शासन और प्रशासन अलग अलग नहीं है। इसीलिए तो राजनीति और इसको प्रशासन को एक ही माना जाता रहा। कब तक? 1887। पर 1887 में पहली बार वुडरो विल्सन कहते हैं कि नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक अलग विषय है। ठीक है, समझ में आई? चलो, इसी जो सिद्धांत था, इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? राजनीति प्रशासन विभाजन, डिवीजन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर इस चीज को जो है वो एल.डी. वाइट ने एक बुक लिखी है, एल.डी. वाइट ने, इसी के बाद ऊपर इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एल.डी. वाइट ने इस पहलू को इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक बुक में और अच्छे से एक्सप्लेन किया। किसने? एल.डी. वाइट ने। कौन सी बुक में एक्सप्लेन किया इस पॉइंट को? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की एक बुक लिखी। किसने? एल.डी. वाइट ने। और उस बुक में जो है वो इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और पॉलिटिक्स को सेपरेटली कैसे किया जाता है उस बात पे बहुत ज्यादा गहराई से लिखा। किसने? ठीक है, तो दो नाम आ गए, एक तो कौन, दूसरा? ये दोनों क्या बिलीव करते हैं?
ठीक है, सबसे कहां से शुरुआत हुई? 1880। कब तक चलती रही? ये सब चलता रहा कि दोनों अलग अलग कैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे द्वितीय चरण। प्रशासनिक सिद्धांतों पर बल, है ना, सेकंड स्टेज लिखेंगे। 1927 में WF विलोबी ने प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक बुक को प्रकाशित किया। WF विलोबी ने प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक को प्रकाशित करवाया, जिसमें इन्होंने कहा कि लोक प्रशासन के कई सारे सिद्धांत होते हैं, इन विच ही क्लेम दैट देयर इज मैनी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिनका प्रयोग करके प्रशासन को सुधारा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, we can reform administration after using these principles. ठीक है, इस समय को लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये जो टाइम पीरियड है ना, इट वॉज द गोल्डन एरा ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स। कब से कब तक का समय? 26 से यानी 27 से 37, हाँ यही है ना। कोई तकलीफ है इसमें? तीसरा चरण, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्स डेवलप हुए, जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मेन प्रिंसिपल है ना, वो सब इसी एरा में डेवलप हुए, इसलिए इसको गोल्डन एरा बोला जाता है। प्रिंसिपल्स का गोल्डन एरा बोलते, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का गोल्डन एरा नहीं बोलते। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट है प्रशासनिक सिद्धांतों की चुनौती। तो अब नए नए दार्शनिक आएंगे, वो इन प्रिंसिपल्स को चुनौती देंगे। वो मैंने अपन ने पढ़ा था, वो विज्ञान है विज्ञान नहीं है, तर्क दिए थे। ठीक है, लिख लेंगे इसमें। 1938 में द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव में चेस्टन बर्नार्ड ने इन सिद्धांतों को चुनौती दी। इन सिद्धांतों को चुनौती दी तथा व्यवहार एवं मनोविज्ञान जैसे पहलुओं को लोक प्रशासन में शामिल करने की बात कही। लोक प्रशासन में शामिल करने की बात कही। ठीक है, कोई तकलीफ? चतुर्थ चरण है ना, फोर्थ स्टेज। लिखेंगे इस चरण में, चतुर्थ चरण की बात कर रहा हूं मैं। इस चरण में हार्बर्ट साइमन और रॉबर्ट डहल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हार्बर्ट साइमन ने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक लिखी है। हार्बर्ट साइमन ने
एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और राजनीति विज्ञान से जोड़कर देखा गया। ठीक है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस से जोड़ करके देखा गया। पंचम चरण, पंचम चरण है ना, फिफ्थ चरण में लिखेंगे। फिफ्थ चरण में इसमें वाल्डो और फ्रेंड डब्ल्यू रिग्स का नाम आता है। फ्रेंड्स डब्ल्यू रिग्स का नाम आता है। वाल्डो एंड फ्रेंड्स डब्ल्यू रिग्स का नाम आता है। इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया है ना, कंपैरेटिव स्टडीज। इनका मुख्य फोकस ई पर था। पढ़ाया ई क्या क्या था? इफिशियंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस है ना। इसका मुख्य आधार ट्रिपल ई है, दक्षता, मितव्ययता और प्रभावशीलता। दक्षता, मितव्ययता और प्रभावशीलता। ठीक है, चलो ये 5 मेनली उसमें पार्ट में डिवाइड होता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज। ठीक है, विकसित और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका। विकसित और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका है ना। विकसित और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, इसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है।